बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन रह के आए पूरा 1 महीना, उसके बाद वो पाकिस्तान आए, एक दिन यहां पे क़याम किया और उसके बाद दोबारा वापस चले गए। और मरियम नवाज साहबा भी रास्ते में है, वो भी किसी वक्त वहां पहुंच जाएंगी। और कल सुबह एक बड़ी मीटिंग हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें सिर्फ 3 लोग शरीक होंगे, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा। अब ये इमरजेंसी क्यों है, इसके ऊपर बहुत सी स्पेकुलेशन है पाकिस्तान के अंदर, जिस पे ज़ाहिर है हम आज के शो में बात भी करेंगे। और इसके साथ साथ नैब ने 80 केस खोल दिए हैं और उसमें तमाम बड़े सियासतदान शामिल है। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब शामिल हैं, उसमें मुराद अली शाह साहब शामिल है, शर्जील मेमन साहब का केस खुल चुका है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनके दोस्तों के केस भी खुल रहे हैं। अब ये जो नैब एक्टिव हुआ है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो नया बयानिया है, उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं और इनका जुर्म नाकाबिल माफ़ी है और ये कौमी मुजरम है और इन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या वाकई इनको सजा दी जा सकेगी, ये भी हमारे आज के शो का इशू होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं काजी साहब, आमिर इलियास राना साहब और शौकत पराजा साहब, तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारफ के मुताज हैं। काजी साहब, ये वैसे शहबाज शरीफ साहब का आना फिर चले जाना अजीब गरीब सी बात है। वैसे वो जब इक़्तिदार में थे तो तब वो कितना अरसा मुल्क में रहे, उनको आपने देख लिया कि 16 महीने डट के रहे हैं वैसे यहाँ। पर वो दौरे उन्होंने कितने किए? आप उससे पहले जो वजीर आजम थे 3.5 साल उनके गैर मुल्की दौरे निकाल लें और इनके 16 माह के दौरान आप निकाल लें। और जैसा वो छोड़ आगे, वो जिस तरह कहते हैं ना, नई हुकूमत हमारे लिए छोड़ के गए। आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी बैठे हुए अक़वाम मुत्तहिदा में, क्या उनका जाना यूएन में खिताब तो करना है। वजीर खारजा नहीं आपके जा, क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं जानता? मोदी तो नहीं गए, आप मुकाबला जिनसे वो तो गए ही नहीं। और कितने वहां पे वर्ल्ड लीडर्स नहीं जा रहे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है और दूसरी तरफ आप अपना वजीर खारजा भी जा रहा है, आपका वजीर आजम भी जा रहा है, उसके अलावा दीगर अफसरान भी जा रहे हैं। भाई वहां पे आपके लोग मौजूद हैं। तो मसला ये है कि जब आपकी तवज्जो ही कुछ और हो, आपकी तरजीहात ही कुछ और हो, तो फिर यही आनियां जानियां लगी रहती हैं। शहबाज शरीफ साहब को मैसेज लेके जा रहे हैं, कोई किसी मैसेज के लिए आए थे एक दिन, क्योंकि एक दिन का कयाम और उनका और उसके बाद फौरन वापस जाना, ये वैसे हैरान कुन सी बात। देखिए, हैरान तब होती है कौम जब वो इधर ज्यादा अरसा क्याम करता है। अच्छा, इन लोग, ये खानदान तो आप देख लें, इनकी ईदें, शबरातें, सारा कुछ तो लंदन में ही होता है। जब वो वजीर आजम थे तब भी लंदन में, जब मियाँ साहब वजीर आजम थे वो भी ईद में लंदन में चले जाते थे। तो ये लोग तो, इनका तो लंदन दूसरा घर है, तो उससे कौम परेशान नहीं होती। ये जो अगर ज्यादा अरसा वो इधर रहते हैं फिर परेशानी होती है लोगों की। बाकी अब पैगाम वो क्या लेके गए हैं, मेरे ख्याल में आजकल पैगाम जिन्होंने अगर मियाँ साहब को पहुंचाना है वो डायरेक्ट पैगाम भी पहुंचा सकते हैं। यहां से कोई खास पैगाम मुझे नहीं लगता कि वो लेके जा। हो सकता है गलत पैगाम हो, ऐसा पैगाम हो कि उसमें उनको बताया जा रहा हो कि अभी ना आए, नहीं, वो अक्टूबर वाली तारीख चेंज करा। मेरे ख्याल में उन्होंने जो फैसला किया मियां साहब ने, वो बड़ा सोच समझ के किया। वो देखेंगे 1 महीना कि जो तब्दीली हुई है, अदलिया में भी जो तब्दीली हुई है, चीजें किस तरफ जा रही हैं, उसके बाद वो आएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अब अचानक वो ये कहेंगे कि मैं नहीं आ रहा। वो बहुत बड़ा फैसला होगा और उसकी कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी अगर मियां साहब नहीं आए, बड़े मियां साहब। मैं अभी आप लिख लें, फिर इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं होने। अच्छा प्राइस साहब, आपका क्या ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ का आना, फिर चले जाना, फिर 3 लोगों का एक मीटिंग करनी, और ज़ाहिर मीटिंग भी बड़ी हैरान कुन सी है, तो कोई मैसेज लेके जा रहे हैं या समझ रहे हैं कि सूरत हाल खराब हो गई है या ठीक हो गई है? क्या ये बात तो कादमी साहब की दुरुस्त है कि मैसेज अगर किसी ने देना है तो वो डायरेक्ट जा सकता है। अब दरमियान में मैसेंजर की ज़रूरत नहीं है कि वो स्पेशली आए, रात के अंधेरे में किसी से मिलें जो आप शायद कहना चाह रहे हैं और फिर वापस चले जाएं लेकर। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए तो खैर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ आ रहे हैं और फिर वापस चले जाएं। लंदन इनवेरिएबली पाकिस्तान का पॉलिटिकल कैपिटल रहता है और हर वक्त रहता है। उसका इशू नहीं, इशू ये है कि सिर्फ 1 रात के लिए आके वापस चले जाएं। मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि 1 रात के लिए वो आके वापस जा रहे हैं। उससे मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी इमरजेंसी है, जो कोई ऐसा पता नहीं क्या हो गया है। वो आए, उन्होंने ऐलान किया था 18 को आऊंगा। मसलन लाहौर से इस्लामाबाद 4-5 घंटे की ड्राइव है, लंदन 7 घंटे की फ्लाइट है। अब तो फासले, अगर टेक्नोलॉजी को यूज करें तो फासले जितने भी हों, फासले नहीं रह गए। ये जो आप मीटिंग बता रहे हैं, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। मियां साहब का आना, पहले हमने सुना था मिड सितंबर में आएंगे, फिर मिड अक्टूबर की डेट अनाउंस की गई,
फिर 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस की गई। इसी को क्लब करें, सुप्रीम कोर्ट में जो तब्दीली आई है और फिर ये केस खुले हैं नैब वाले, सबसे क्रूशल ये होगा जो 25 को जवाबात दाखिल होंगे और 3 अक्टूबर को जो हेयरिंग होनी है। अगर तो ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस बिल वाला कानून बहाल हो जाता है तो फिर जो सबसिक्वेंट डेवलपमेंट्स की थी अता बंदयाल साहब ने वो तो सारी फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेजर शिफ्ट होगी, मेजर शिफ्ट होगी। तो 21 और 3 के दरमियान पूरे 2-2.5 हफ्ते हैं। मियाँ साहिबान या मियाँ साहब खुद भी देखेंगे। एक बात मैं जरूर कर दूं, अगर आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो फिर वो कब आएंगे? उनका पॉलिटिकल कैपिटल है, उनका पॉलिटिकल फिर वो लूज कर बैठेंगे, बस फिर नुकसान ज्यादा होगा, रेलेवेंस नहीं रहेगा, फिर एलिमेंट हो जाएंगे, फिर नुकसान, फिर इलेक्शन में भी बहुत डैमेज हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा राना साहब, इसमें 2 स्पेकुलेशंस हैं। एक स्पेकुलेशन तो ये है कि मियां शहबाज शरीफ आए, उन्होंने यहाँ पे आके महसूस किया कि हमारे लिए हालात कोई फेवरेबल नहीं है, अब नैब के केस खुल गए हैं और इनके अभी रिवर्स होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है और हो सकता है मियां साहब आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद इलेक्शन में वो जेल के अंदर ही रहें। एक ये वजह भी हो सकती, और दूसरी वजह उनकी ये भी हो सकती है कि उन्होंने महसूस किया कि नहीं हालात बहुत ही अच्छे हैं और फेवरेबल हैं और अब मियां साहब को कोई खतरा नहीं है, तो वो जाके उन्होंने सोचा कि मैं जाके कन्विंस कर लेता हूं। कोई दोनों स्पेकुलेशन है। असल में चूंकि स्पेकुलेशन का लफ्ज आपने कह दिया तो लिहाजा फिर उस पर तुक्के और तीर सब चला लें कि भाई क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मेरी तो बात सिंपल है कि जी नैब के केस से PMLN और पीपल्स पार्टी सिवाय इसके कि हमारी स्क्रीन पे नाम आ रहे हैं, ठीक है, नुकसान कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सब जमानतों पे है। ठीक, आप नवाज शरीफ को इसलिए निकाल दें कि वो मफरूर है, इस वक्त कानून की नजर में वो इश्तिहारी हैं और उन्हें हिफाजती जमानत लेके ही आना, उसके बगैर तो वो नहीं ना आ रहे यहाँ पे। अच्छा, ना वो ये सेकंड टाइम इस तरह की कुर्बानी देने आ रहे हैं कि जी मुझे अपनी पार्टी को इस लिहाज से बचाना है कि बेटी समेत मैं जाके मैंने केस लड़ा हुआ है, मुझे सजा हुई है और मैं जाके उतर जाऊं, वो इसलिए तो नहीं आ रहे। वो तो आ रहे हैं कि उन्होंने एक फतह का इस्तारा बनाना है, अपना जलसा देना है, पब्लिक को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि लोग मेरे साथ हैं और मैं इलेक्शन लड़ने आ रहा हूं, और इसी की वो तैयारी भी कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई अभी, वो मतलब वो अपने जो चीफ सेक्रेटरी थे और उनके साथ सेक्रेटरी भी आके लगे, अब्दुल्ला सुंबल, उनके घर भी चले गए, दुआ करके आ गए वहां से, वो अपना मामूल का काम भी कर रहे हैं। मैसेजेस तो यकीनन जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब जब वो कहते हैं कि सारी गुफ्तगू तो उन्हीं के जरिए हो रही है, वो जो कहते हैं ना डायरेक्ट वाली बात, कुछ डायरेक्ट वाली बात इस तरह भी होती है कि जी ये चीजें हैं, आपको ये क्लियर करनी है। मतलब कुछ लोग अब देखें ना, आज हम जब बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आ रहा है, ओहो जी वो जनरल बाजवा और फैज का नाम ले लिया। आप और हम कभी इस तरह नाम लेते थे पहले? सबके नहीं लेते थे ना, ये फर्क आ चुका हुआ है। तो ये अब आप मीडिया पे तो बहस करा दें और लीडर को बंद कर दें, मैं नहीं मानता इस बात को कि जी ये इस तरह हो सकता है, ऐसे नहीं है। इशू उसमें यह नहीं है कि आप उनका नाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ ने जब 2019 में लिया था तो बहुत अच्छी बात थी, सब लोगों ने वेलकम कहा था कि बड़ी अच्छी बात है उनको। इशू यह है कि जनाब बाजवा को पॉइंट आपने किया, 5 जनरल से आप सीनियर मोस्ट को कर देते हैं, ठीक है, लिहाजा अगर कोई गलत बाद में फैसला हुआ तो गलती की बुनियाद आपने रखी। फिर 2019 में आपने एक्सटेंशन दी, उससे पहले जनरल फैज हमीद साहब के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया और उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट बनी और आपने एक्सेप्ट किया सारे प्रोसेस को 2022 में, और फिर उसके बाद 6 मरतबा और आपने ऑफर कर दी एक्सटेंशन की उनको, तो अचानक फिर आपको अंदाजा हुआ कि नहीं ये तो नाकाबिले माफी जुर्म है इनका। नहीं देखे, एक्सटेंशन की ऑफर कम अज कम नवाज शरीफ की हम बात कर रहे हैं ना, तो उसने नहीं की, मियां शहबाज शरीफ ने। वो 10 दफा पहले भी करते रहे, वो तो राइस शरीफ के लिए भी करने गए थे बात, इनको एक्सटेंशन दे दें, उसमें क्या बात है। मतलब उनका तो अपना एक सिस्टम है, फैसला किसने किया? आज के आर्मी चीफ का सबको पता है कि नवाज शरीफ ने, और फिर इसीलिए उनको वापस कतर से एक और विजिट से बुला के लंदन बिठा लिया। फिर जब वो यहां आए तो वो कोरोना करके बैठ गए, समरी मांग लो और फैसला कर लो, वरना जो धमकी मार लगी थी तो वो लगा लो, तो फिर लगे, नहीं हुआ। मतलब आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। आपके लिए रास्ते भी खत्म कर दिए गए। कुछ सोच सकता था कि ये कुछ होगा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम हो जाएगा या ये होगा? आज अदलिया चेंज हो चुकी है, जिसने आके काजी फायद ईसा साहब ने अपने इदारे पे सबसे पहले एक वो मस्बत तनकीद कही है, अटैक किया है कि जिससे अदलिया का वकार मजरू हुआ है कि हम मिलिट्री के साथ भी मिले, हमने भुट्टो को भी फांसी दी, हमने फैसले इक्तिसादी तौर पे ऐसे किए कि डज लगी $6.5 बिलियन की। उन्होंने ये क्लियर किया कि मेरे ऊपर किसी का बार नहीं है, चाहे वो मेरा अपॉइंट करने वाला इफ्तिखार चौधरी हो जिसने उनको बलूचिस्तान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। उन्होंने केसेस शुरू कर दिए, 3 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा
जब दोबारा ये लगेगी बात के एक उन्होंने कहा कि मैं तो इख्तियार नहीं लेना चाहता। अब जो आने वाले 2 चीफ जस्टिस उस बेंच में थे वो बार बार कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, उनको ख्याल ये था कि पार्लियामेंट की बालादस्ती क्यों हो। असल बात यही है कि आपको इदारों को अपनी अपनी डोमेन में जब रखने का रास्ता और सलीका आ जाएगा तो शायद पाकिस्तान भी निकल आए। तो नवाज शरीफ को आना ही आना है। नवाज शरीफ की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से बराह रास्त डेट 21 अक्टूबर पहली दफा अनाउंस हुई है। मिड अक्टूबर की गुफ्तगू उन्होंने पार्टी की मीटिंग में की थी कि मैं अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आ रहा हूं और हमें बयानिया 17-18 पे रखना है, हमें कोई 16 महीने की गुफ्तगू नहीं करनी कि हमने क्या किया था, हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ तो उसी बात पे आ रहे हैं, वो बिल्कुल इस बहस में उस तरह नहीं जाएंगे जिस तरह इमरान खान अपने 4.25 साल की फेडरल गवर्नमेंट की और 9.5 साल की केपी की गवर्नमेंट पे कोई बात नहीं करते। मैंने ब्रेक लेनी है। काज़मी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक बयानिया आया मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जैसे वो कह रहे हैं कि ये 2 मुजरिम है और नाकाबिले माफी इनका जुर्म है, और फिर साथ 4 जजेस का नाम भी ले रहे हैं जिसमें एक सिटिंग जज भी शामिल है जिन्होंने कल को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, और ये एक बयानिया है सारा। अब सवाल ये है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट आपने बयानिया लिया, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब बयानिया ले चुके हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि दोनों मुखालफीन हैं और दोनों का बयानिया एक ही है और उससे आप हुकूमत भी बना लें और इलेक्शन भी विन करना। छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। काज़मी से ये फरमाइएगा सर, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया मियां नवाज शरीफ का कोई लेट नहीं हो गया, क्योंकि उससे पहले इमरान खान साहब मेरा ख्याल है सारा मेला उजाड़ चुके हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो मैं नहीं कहूंगा। देखिए, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से तो उनको किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है, ना ही उन्होंने किया है। वो पहले जनरल बाजवा का नाम लिया उन्होंने, फिर वो खामोश हो गए, उन पे इल्जामात लगाए, उसके बाद फिर उनको एक्सटेंशन दी, और एक्सटेंशन भी ये नहीं कि किसी मुशावरत से, पार्लियामेंट के अंदर लाइन लगा के वोट डलवाए अपने लोगों से और एक्सटेंशन दी। तो अगर उनको कोई गिला पूरी पार्टी में सिर्फ परवेज रशीद साहब ने नहीं दिया, एक आदमी था जी, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट भी की थी कि हम भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। एग्जैक्टली, पर मसला ये कि इधर मरता कोई नहीं है, इधर वो गिला शिकवा अपनी जात से भी लोग करके बस निकल पड़ते आगे, तो कोई नहीं मरेगा इधर, मरते इधर सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट अगर आपको कोई था और अगर आप इतने पावरफुल थे कि आपने पिछले आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी नहीं दी, कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनको एक्सटेंशन मिले, और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि उनको मिले पर नहीं दी, ठीक है, क्योंकि फैसला मियां साहब का था कि किस तरह तैनाती होनी। तो फिर अगर आप सारे फैसले कर रहे थे, तो जब आप लोग इक्तदार में थे 16 माह से, अगर आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता किसी ने मावराए आइन कोई काम किया था, आप उनके खिलाफ केसेस करते, कैसे शुरू कर सकते, इसलिए कि उससे पहले तो आप अदालतों में उनके नाम ले लेके एप्लीकेशंस देते थे। जनरल फैज का नाम लिया गया, एक केस के अंदर जो पिटीशन दायर की गई थी उसके अंदर बाकायदा उनका नाम लिखा गया था। तो मसला यह है कि अगर आपको था इशू तो आप उस वक्त करते। अब यह है कि एक सियासी बयानिया बनाना है। अब वो जो चली गई है, जो लोग जा चुके हैं, जो आगे से जवाब नहीं दे सकते, आप उनको आप जो मर्जी कहते रहे, क्या ये बयानिया इस तरह बिकेगा? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि 16 माह में आपकी हुकूमत की क्या कारकर्दगी थी, वो काबीना। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब 16 महीने को माइनस कर रहे हैं, याद रखें, वो 2018 से स्टार्ट करेंगे, 2017 में ये सूरत हाल थी, 2018 में हमारे साथ ये हुआ और अब हम ये करेंगे। देखिए, आप यकीन कीजिए, आज आप सर्वे करवाएं, पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आबादी की ये ख्वाहिश होगी कि ये 16 महीने हमारी जिंदगियों से निकल जाएं किसी तरह, हम इनको माइनस कर सकें। ये 16 महीने के दौरान कहना है हमने मुल्क बचाया, और अगर ना बचाते तो पेट्रोल 1000 रुपए का होता, डॉलर 500 रुपए हो जाता, गैस मिलती ना पाकिस्तान के अंदर। ये तो उनका बयानी है ना, जो लोग अभी 300 में खरीद रहे हैं ना, उनको ये 3000 लग रहा है। अगर मियां साहब इधर आए और देखें, जो बंदा 35, 40, 50 हजार रुपया कमा रहा है, जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है, उससे पूछें कि 300 रुपए की क्या कदर है। ठीक है, हमें पता है आप लंदन में रहते हैं, हमें पता है आप पाउंडों में खर्च करते हैं, आपका मसाइल दीगर दूसरे, हमें सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, सारी अशराफ ज्यादा महंगा है, यहाँ से वहां पर तो महंगा है, पर मसला ये है कि जितनी भी हमारी सियासी अशराफी अक्रॉस द बोर्ड, किसी एक सियासी जमात नहीं, पीटीआई ले लें आप, पीपल्स पार्टी ले लें, दीगर, इनको असर नहीं होता, आम आवाम इसमें सफर करती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, ये कोशिश है, पर बड़ी माजरत से कहूंगा कि कोई इतनी जानदार कोशिश नहीं है। अच्छा भाई साहब, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना, एक बयानिया लेना शुरू, पुरानी एस्टैब्लिशमेंट ही सही, लेकिन आपको जन्म प्रेज मुशर्रफ साहब भी पुरानी एस्टैब्लिशमेंट थी, लेकिन जब वो इस लेवल पे चले गए कि उनको कटहरे में खड़ा किया, तो उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट हिल गई सारे। और अब अगर आप इन दोनों जर्नैल्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं, तो क्या खामोशी रहेगी दूसरी तरफ से? देखिए, पीपल आर रीडिंग टू मच इनटू इट। मेरा ख्याल है जो मियां नवाज शरीफ ने बात की 2017 में कहां पाकिस्तान खड़ा था, और इवन 2022 10 अप्रैल को पाकिस्तान कहां खड़ा था, और फिर अभी 12 अगस्त 2023 को पाकिस्तान कहां खड़ा था।
तो मैं समझता हूं या मैंने समझा उनकी स्टेटमेंट से, प्राइमरीली वो एक सिनेरियो पेश कर रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि फला फला लोगों की वजह से ऐसा हुआ। मैं नहीं समझता, हरगिज नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ की इस स्टेटमेंट से ये मीनिंग लिया जाए कि वो आएंगे तो साकिब निसार को उल्टा लटका देंगे या किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। ये बात नहीं है। 2017 को मियां नवाज शरीफ हर तकरीर में हवाला देते हैं। जो बात आपने कही कि जब PDM बन रही थी और उन्होंने तकरीर की, सब ने दिखाई, 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने देखी, गो के बाद में उसी तकरीर की वजह से पाबंदी लग गई उन पे। उस दिन भी वो ये नहीं कह रहे थे कि जी किसी को आप लटका दें, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है इसके फला फला शख्स जिम्मेदार है, और साहब भी नाम लेगा, फैज साहब जिम्मेदार है, और 16 महीने की जो कारकर्दगी की बात की जाती है, मसलन आपको याद है जिस वक्त DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब आए थे ISPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने शार्ट बातें की थी। उन्होंने एक बात ये भी की थी कि जिस रात जनाब इमरान खान इंडेफिनिट एक्सटेंशन की ऑफर रात के अंधेरे में करने गए जनरल बाजवा साहब को, तो इस मीटिंग में पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। इन्होंने कहा कि मईशत, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं मईशत नहीं है, जैसी मर्जी रहे। वो इंटरव्यू के लिए आए थे, जब वो DGISI बन रहे थे तो उनका इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू के दरमियान पूछा गया आपके नजर में सबसे बड़ा इन्होंने कहा कि जी मईशत, उन्होंने कहा कि नहीं अकाउंटेबिलिटी, करप्शन। सो खुद चेयरमैन PTI बाद में बहुत सारे इंटरव्यूज में कहते रहे, जब उनके इंटरव्यू आ सकते थे, वो कहते रहे कि जी इनके नजदीक तो करप्शन कोई इशू भी नहीं है। अब उस 3.5 साल में अगर फर्ज किया, अभी न्यूयॉर्क दौरे की बात हुई या मियां शहबाज शरीफ दौरे करते थे दुनिया के, यूरोप के साथ हमारी लड़ाई हो चुकी थी, पब्लिकली मेल्सी का जलसा था या भावलपुर का जलसा था, कहा गया हम कोई गुलाम है। आप GSP+ मांग रहे हैं, उनसे जाते हैं। और कनाडा में जो कुछ हुआ, आज हमारे दफ्तर खारजा ने बाकायदा उस पर आधा घंटा बयान दिया। तो इंटरस्टेट डिप्लोमेसी में ये बातें होती हैं। जो यूरोपियंस ने एक खत लिखा था, आपने पब्लिकली ललकार के बेड़ागार कर दिया फॉरेन पॉलिसी का। फिर डोनाल्ड लू वाला आ गया, आपने जनाब सरेआम यहाँ इस्लामाबाद जलसे में, मैंने तो देखा, किसी और ने ना देखा हो तो मुझे पता नहीं है, वो आपने कहा कि ये साइफर है, ये थोड़ी सी आवाज है वो उनका, बल्कि ये खत है, मरासला है, जिसमें मरासला, उसी को साइफर ही कहा। साइफर आहिस्ता बाद में बना। अच्छा, वो आवाज भी भरा रही थी उसमें कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। बाद में फिर वो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे के उधर मैसेज दिया गया कि नो लेटर ऑन वी केम टू नो के कॉन्स्पिरेसी was not imported, rather it was exported from here to the United States. So जो फॉरेन पॉलिसी के 3.5 साल दुर्गत बनाई गई, सऊदी अरेबिया के साथ आपका बेड़ागार ताल्लुकात का, तुर्की के साथ आपकी तबाही, मलेशिया को पहले राजी करने के लिए सऊदी अरब को नाराज किया, फिर सऊदी अरब को राजी करने के लिए मलेशिया को नाराज कर दिया। तो वो दोनों नाराज हो गए, दोनों ऑब्वियस, और बल्कि तुर्की भी साथ ही नाराज हो गए, तीनों। इसलिए जब 16 माह की जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि हमने मुल्क को बचाया है, डिफॉल्ट से बचाया है। कितनी खुशी से 10 अप्रैल 2022 के बाद कहा जाता था कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा, कितनी एक्साइटमेंट होती थी कि ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। ना हम श्रीलंका बने, ना हम डिफॉल्ट किया। और अगर हम डिफॉल्ट कर लेते तो फिर 1000 रुपए में भी ये पर लीटर पेट्रोल नहीं मिलना था। महंगाई है, देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट। और इसको काबू करने, इस पर हालात को दुरुस्त करना, किसी को अब अंदर डालने, किसी को जेल डालने, किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं होगा। वक्त पाकिस्तान का बदल गया है। जो विजनरी लीडरशिप होती है, अगर वो लीडरशिप कुछ अकल दिखाएगी तो पाकिस्तान निकल आएगा, वरना पाकिस्तान ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है ना जी। राणा साहब, बड़ा सादा सा सवाल आपसे कि ये फरमाइएगा, अगर ये 16 महीने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिकॉर्ड में ना होते तो पार्टी कहां खड़ी होती और पाकिस्तान कहां खड़ा होता? इस पे आता हूं, लेकिन चूंकि वो हमारे दोस्त ने पहले बात की कि जी वो शहबाज शरीफ साहब की बात, अतर साहब ने की ना कि बहुत दौरे किए उन्होंने। 2 साहब के एक ही हैरान हूं, मेरी बात हमारे तो दोनों ही, लेकिन चूंकि वो बात हो रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर ना अब वो किताबें लिखवाई जा रही हैं आजकल
कि जी वो ना उन्होंने तो पाकिस्तान का पैसा बचाया, उन्होंने दौरे ही नहीं किए। अच्छा, फिर लोगों ने जवाब दिया कि जनाब वो पहले दिन कहाँ गए थे, फिर दूसरे दिन कहाँ गए थे, फिर तीसरे दिन कहाँ गए थे, फिर कोरोना आ गया और फिर मुल्कों के साथ ताल्लुकात की ऐसी तबाही की कि ना वजीर खारजा निकला, ना वजीर आजम निकला, और जो वजीर आजम किसी ने इनवाइट किया, ना किसी ने इस्तकबाल, और जो 16 महीने के लिए वजीर आजम आया उसको वो जो नाक की लकीरें इसलिए निकालनी पड़ी, वो जो मिन्नतें करता रहा, वो कोई वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कोई पर्सनल पैसे लेने गया था, वो इनकी इन हरकतों की वजह से कि हर मुल्क के साथ इंसल्ट की गई। क्या कभी किसी वजीर आजम ने जूते उठा के दूसरे के ऊपर रख के बैठे हैं? ये आम तहजीब की बात होती है। इनके वजीर भी वही करते थे कि हमारा खान ये कर रहा है तो हम भी यही करें। आपने देखा सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगती थी, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, फॉरेन ऑफिस वाले जाते थे, उन्हें भगा देते थे, तुम हमें बताओगे। अच्छा, सबको पता लग गया कि इनको तो कुछ नहीं बताना, कि यही खुद ही बोलेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि आइसोलेशन का शिकार हुए। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इन्होंने नहीं कहा कैबिनेट में कि उसका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता, मतलब कैबिनेट में नहीं कहा था, वो आखिर में नहीं, मैं आपको मंजर बता दूं 2022 ना एक जब वहां पे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे लोग बैठे थे कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट में, और उन्होंने कहा यार इसका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ये एक्शन था। आधे वजीर तो सीधे सऊदी सफीर के पास कि यार हमें बचाना। वो आपको पता है इनके वजीर ने तो डेवलपमेंट फंड भी मांग लिए थे एक ने। वो बड़े अच्छे आदमी हैं, अली मोहम्मद खान। हाँ, लेकिन मतलब हमारे अली मोहम्मद खान इस्लामी तो लिखा था कि हमारे शहर के हाँ, हालात बड़े खराब हैं मेरे हल्के के, आप पैसे दे दें। मतलब ये चूंकि खुददार आए थे ना, एब्सोल्युटली नाट वाले आए थे, इन्होंने छोड़ा कौन सा? ना गड़ी छोड़ी, ना मुल्क छोड़ा, आपके पल्ले कुछ नहीं था। अगर ये बहुत बुरा हुआ, महंगाई पे हर बंदा मतून करता शरीफ को, इसहाक डार के तकब्बुर को कोई बंदा अच्छा नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये मुल्क नहीं बचा गए? वो ये जो आज हम खुशफहमी में हैं कि जी ये 16 महीने निकाल दें, कैसे निकाल दें? ये नहीं निकल सकते। चौधरी साहब, जो आपका सवाल है इसके ऊपर ही दारोमदार आपके मुल्क के डिफॉल्ट से बचने का था कि एक वजीर आजम पूरी दुनिया के साथ सौदा करता है। जब IMF पे आप साइन करते हैं, वो पाकिस्तान ने साइन किए कि हम ये काम अबाइड बाय करेंगे। जब आपने नहीं किया तो आने वालों के लिए तो मुश्किलात थी ना। वो एग्रीमेंट्स आपने किसी के साथ भी किए होंगे, आपने स्टेट बैंक नहीं गिरवी रखा। शेख फराज दो हमें बात कहते थे हम कानून बदल देंगे। ओ भाई, नहीं बदल सकते। जब आप एक दुनिया भर में बैठ के एक एग्रीमेंट कराते हैं कि स्टेट बैंक पाकिस्तान के किसी कानून के तहत नहीं आएगा और वो खुद मुख्तारी से काम करेगा, तो आज हम भुगत रहे हैं उस खुद मुख्तारी को। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन साहब सिर्फ आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो पेट्रोल 400 रुपए लीटर होगा, क्योंकि ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और बिजली का जो क्राइसिस है वो आपके सामने है। अब इसके अंदर वो भी मल्टीप्लाई होने वाला है, और गैस का क्राइसिस अक्टूबर में शुरू होने वाला है। तो ये सारे जब क्राइसिस बढ़ेंगे, महंगाई होगी, तो मियां नवाज शरीफ का यहाँ पे इस्तकबाल कैसे हो? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, देखें आप कुछ भी बात कर लें, लेकिन ये जो 16 महीने हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब का पीछा छोड़ेंगे। आप जब यहाँ पे वो आएंगे, 400 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, बिजली महंगी हो चुकी होगी, गैस होगी नहीं पाकिस्तान के अंदर, महंगाई में इजाफा हो चुका होगा, तो मियां नवाज शरीफ साहब कैसे जवाब देंगे लोगों को कि ये 16 महीने मेरे नहीं थे? देखिए, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है और ये हर जगह उनका पीछा करेगा। ये बिल्कुल कोई बंदा ये कहे कि ये महंगाई और वो गवर्नेंस, जिसकी मैं एक तरफ बचा रहा हूं कि जी मैं खुद कह रहा हूं कि पाकिस्तान को बचाया, लेकिन आम आदमी को इसका कोई मसला नहीं है। वो कहेगा कि मेरी रोटी पूरी करें, मेरे बच्चों की एजुकेशन करें, मेरे बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आप इलेक्शन करा देते, आप ना इस मुल्क को बचाते। मतलब जब ये बात रोटी इलेक्शन हो जाती तो मुल्क बच ही जाता ना। क्या कहेगा? आप इलेक्शन करवा देते, वो 4 नहीं कहेगा, वो कहेगा रोटियां। जब इमरान खान साहब आपको इलेक्शन का मौका दे रहे थे तो आप इलेक्शन करवा देते। नहीं, उस वक्त उसने तड़ी लगा दी इमरान खान को। जब इलेक्शन मिल रहा था उन्होंने कहा मैं तो लाहौर में, उन्होंने जनरल बाजवा कहा कि आप उनको मनवा ले। नहीं, उस वक्त तो फिर जनरल बाजवा जनरल बाजवा ने भी उनको प्रेसिडेंसी में साफ कह दिया था कि एंड ऑफ द ईयर तक तो आपको इलेक्शन नहीं मिलेगा, और आपने जब भी लेना है आप उनसे डायरेक्ट बात करें। आसिम मुनीर साहब के पास पहुंचते हैं सदर मुमलिकत, बार बार जवाब क्या आया? पब्लिकली भी आया, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आसिम मुनीर साहब के बाद भी DG ISPR के आप अपने मामला खुद तय करें। इन्होंने नहीं किए। कहां पहुंचे? जहां पे आज उनके ऊपर नई दफा भी लग गई है कि आप ही हैं। आपको याद रखना चाहिए, फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स की जो मीटिंग की प्रेस रिलीजें थी, उसमें यही कुछ बताया गया था जो आज पंजाब पुलिस ने पर्चा दे दिया है। ये उसका आखिरी मरहला था जो 9 मई से लेकर अब तक बार बार कहते थे सबूत ले आओ। अब वो साबित होंगे, चाहे वो फौजी अदालत में हो। मेरा ख्याल कोई एतराज भी आ रहा था कुछ लोगों के, जो 120B लगी है, उसका मतलब ये हुआ कि आपने बाकायदा साजिश का हिस्सा नहीं, वो तो बयान आ चुका था। अब आपको आगे बचना है। आज जो सवाल था कि नवाज शरीफ आएंगे, क्या होगा? देखें, इस पूरी पार्टी की
और मैं अब आपको बताऊं, मेरे ख्याल में अगर होप कोई है तो वो नवाज शरीफ ही बचता है। आपने लीडर तो मार दिए, बचा दिए, एक उड़ गया, दूसरा चला गया। मतलब बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन से कम मैं बिल्कुल ये बात तस्लीम करता हूं कि उस दिन मेरे लिए वो बिल्कुल, मैं उनके सियासी तर्ज अमल का मुखालिफ था, उस सियासत का भी, लेकिन लीडरशिप कैसे गायब होती है और उसका मुल्क को नुकसान क्या होता है, वो उस वक्त नजर आया। और जब वो नहीं होती तो ज़ाहिर प्रॉब्लम बढ़ जाते। वैसे नवाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब है 16 महीनों का? जवाब तो वो दे रहे हैं ना। क्या दे रहे हैं? कि हमने मुल्क बचाया है। ठीक। जवाब वो दे रहे हैं कि सियासत कुर्बान करके हमने रियासत बचाई है। इमेजिन जो उस वक्त सूरत हाल थी, यानी इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तनहा था। आपने IMF का एग्रीमेंट, मार्च में इलेक्शन करवा देते, आप चले जाते इलेक्शन पे, अप्रैल में इलेक्शन में चले जाते आप लोग, मई में आपके पास इलेक्शन का ऑप्शन था, सुने ना, आप करवा देते। आप सुने ना, अगर आप ट्रस्ट करें ना तो मियां शहबाज शरीफ की तकरीर भी तैयार हो चुकी थी 22-23 मई को। ठीक है, 19 मई को असेंबली तोड़ने वाली तकरीर भी तैयार हो चुकी थी। उन्होंने असेंबलियां तोड़नी थी, इलेक्शन का ऐलान होना था। लेकिन ये जो 25 मई वाला लॉन्ग मार्च पे जब डट गए ना साहब, क्योंकि उस दिन वहां डटे रहते सर, क्या फर्क पड़ता था? नहीं उस दिन वहां मतलब ये फैसला फिर इमरान खान साहब ने किया ना, UAE में आपको बाहर नहीं जाना। नहीं सुने ना, फैसला नहीं किया, सैबोटैज किया ना। सैबोटैज क्या किया, मैं उस तरफ आ रहा हूं कि उस दिन UAE में IMF और पाकिस्तान के साथ टॉक्स थी। अगर ये 25 मई का लॉन्ग मार्च ना होता, आपको जेन में वो स्टेटमेंट होगी IMF की, जो बाद में उन्होंने कहा था कि पहले जरा आप सेटल कर लें अपना घर, तो फिर हम वापस आएंगे। वरना उस वक्त वो हो जाते इलेक्शन। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे अपने प्रोग्राम में उस वक्त मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये पहला इंकशाफ मेरे प्रोग्राम में हुआ था कि टॉक्स हुई थी, लेकिन जब ये सैबोटैज किया। अब चौधरी साहब ये नहीं हो सकता, आप एक पॉलिटिकल राइवल हो, आप जनाब गन पॉइंट पे कहें कि हाँ मुझे इलेक्शन दे दिए जाएं, मुझे ये कर दिया जाए, मुझे वो कर दिया। आप हर एक को डिक्टेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम्स। आप हर एक को डिक्टेट नहीं कर सकते। अब जो 16 महीने का जवाब है, मसलन लोग, ठीक है, लोग कहेंगे कि चीनी महंगी हो गई, लोग कहेंगे फलां चीज महंगी हो गई, लेकिन कुछ लोग तो जानते हैं ना कि IMF के साथ एग्रीमेंट किसने वायलेट किया था। अगर वो एग्रीमेंट वायलेट ना किया जाता, शायद हमारी, लेकिन देखें 12.25 करोड़ वोटर हैं पाकिस्तान में, उनको कन्विंस करना इतना आसान काम नहीं होगा। वैसे काजमी साहब फरमाइए कि 16 महीने माइनस हो सकते हैं वैसे नून लीग के प्रोफाइल से? नहीं, देखें, ऑब्वियसली इन्होंने हुकूमत की है, 16 महीनों में इन्होंने बजट पेश किया है, और 16 महीने से में ये आए क्यों थे उन 16 महीनों के लिए? 3.5 साल इनका क्या बयानिया था? इनका बयानिया ये था कि एक हाइब्रिड रिजीम है, एक सिलेक्टेड है, महंगाई ज्यादा, ये दो चीजें, पेट्रोल ज्यादा है, डॉलर ये हमने हो रहा तो, और ये इन्होंने कहा था हम 6 महीने में खत्म कर देंगे, और 6 महीने के वादे करके ये आए थे। उसके बाद इन्होंने मुल्क को किस नहज पे पहुंचाया? दूसरी बात यह है, क्या पाकिस्तान की अवाम इतनी बेशऊर है? उनको नहीं पता कि अगर आपकी IMF से डील हो जाएगी तो आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, और वही डील मिफ्ता जो है वो 6 महीने पहले भी कर सकते थे। इन्होंने कहा नहीं, मेरे समधी आएंगे, क्रेडिट उनको जाएगा, वो आएंगे, डॉलर 200 से नीचे जाएगा, सारा क्रेडिट उनको जाएगा, फिर ये डील होगी। और उनका आपको समधी के लफ्ज पे एतराज? नहीं, मुझे इस पे एतराज है, पाकिस्तान की अवाम की एतराज। 6 महीने की बात कह रहे हैं ना, 18 दिन टोटल आईनी तौर पे मिफ्ता इस्माइल के पास थे। उस वजारत खजाना में ये जो सारा मिफ्ता भी गेम डाल रहा है ना, नहीं, वो करते रहे ना। 6 महीने के बाद वजीर खजाना नहीं रह सकते थे। 6 महीने पूरे, जो भी है वो वजीर खजाना ने 18 दिन डाल साहब के भी गले पड़ गए, उनको मशीन ये नहीं है। देखिए, आप तो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे थे ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ डील कर रहे थे ना, वहां पे तो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, सारे होते हैं, जो पूरी आपकी टीम होती है। मिफ्ता साहब को मशीर खजाना बनाया जा सकता था अगर वजीर नहीं, वजीर खजाना कुछ चेयर नहीं कर सकता। हाईकोर्ट का फैसला इमरान खान के दौर में आया था, कर रहे थे ना, वो कर वजीर खजाना वो आईनी शिक के तहत पाकिस्तान की हुकूमत चल रही थी, और वो बन गए। कहने का मेरा मकसद ये है कि वो डील होनी थी, और आपने डिफॉल्ट नहीं कर, और वो जान के इन्होंने डिले की, डील नहीं की, ठीक है, उसमें डिले करते रहे। कहा गया कि आई डोंट केयर, मुझे पता है मैं IMF से कब से डील कर रहा हूं। ये दावा नहीं किया गया कि 200 से मैं डॉलर नीचे लेके आऊं। क्या ये सारी चीजें ब्रेक में वापस आपकी तरफ आऊंगा, इसमें कोई शक नहीं कि डार साहब से गलतियां हुई। अगर डार साहब एक तो मिफ्ता साहब को ना छेड़ते, और दूसरा ये है कि डार साहब जो है ना, एरोगेंस अगर उनके अंदर ना होती तो मामला दूसरे होते। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। काजी साहब, ऐसे एक चीज हकीकत है कि जिस तरह इमरान खान साहब जा रहे थे ना, अगर 2-4 महीने वो रह जाते मजीद तो पाकिस्तान ने वाकई डिफॉल्ट कर जाना था। इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर का कंट्रोल था, प्राइसेस कम थे, इसमें ये कोई शक नहीं। पेट्रोल की आलमी मार्केट में प्राइस कम थे, गैस भी थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जिस साइड पर वो जा रहे थे, डिजास्टर की तरफ जा रहे थे, अगर वो साइड ना होती तो शायद उनकी गवर्नमेंट ना जाती। वो तो डर के उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई कि भाई साहब ये तो मरवा देंगे सर। नहीं, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे। अब देखें, जमहूरियत में तो ये फिर अवाम डिसाइड करते हैं ना। अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते पता चल जाता, और उससे पहले जो इलेक्शन हो रहे थे अवाम उसका जवाब भी दे रहे थे। सारे ज़िमनी इंतखाबात पीटीआई वाले हार रहे थे। वैसे 25 मई को एक जो सेटलमेंट हुई थी 2022 की, अगर इमरान खान साहब उसको वायलेट ना करते तो इलेक्शन हो जाना था। अच्छा, मैं इससे समझता हूं कि कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं थी। ये वाजे तौर पे फैसला वाजे तौर पे फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान। वैसे आपको बता दूं सेटलमेंट कहां हुई थी? ऐवान सदर में जनरल बाजवा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में यह फैसला हुआ था कि मियां हम कौमी असम्बली में वापस चले जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नहली उसको खत्म कर देते हैं कानूनी और आईनी तौर पे, और उसके बाद 3 महीने उन्होंने कहा जी आप एक्सटेंशन ले लें, आप इलेक्शन करवा के जाते हैं। अच्छा, जो इसको वैसे मियां नवाज शरीफ ने रिजेक्ट किया था। अच्छा, आप जो है यकीनन काबिल एहतराम है, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो 2 शख्सियात जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि जनवरी पता नहीं किस से, तो हम तो सियासत से तो हमारा कोई अमल दखल ही नहीं था, तो फिर ये डील किस तरह हो रही थी? सदर साहब ने बुलाया था। नहीं, पर सदर साहब ने बुलाया था कि क्या उमर साहब लेके गए थे जनाब। नहीं तो पर सर एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था सियासत से, तो उन्होंने खुद हमें बताया, तो फिर ये चीजें किस तरह वो डिस्कस करे थे? मैं नहीं ये मानता, ये नून लीग का बयानिया है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, मैं नहीं मान सकता जब मेरे इदारे खुद बता रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप असद उमर साहब से पूछें, मैं आपको एविडेंस देता हूं। असद उमर साहब से पूछें, असद उमर साहब पूरा प्लान लेके गए। नहीं वो ठीक है, वो कहेंगे, पर मैं ये कह रहा हूं ना, मानने से क्या होता है? सारी दुनिया फैक्ट मान चुकी है कि वो मीटिंग राना साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब आपके इदारों ने खुद आपको बताया कि फलाने साल की फलानी डेट से हमने सियासत से कतई ताल्लुक कर लिया, तो उसके बाद में किस तरह मानूं कि आगे ताल्लुक हो गया? प्लान इमरान खान साहब का था, लेके असद उमर साहब गए, रिजेक्ट मियां नवाज शरीफ ने किया। वो उनका आपस में कोई प्लान होगा ना? अगर चर साहब अगर वो सियासत वो करते तो फिर एनफोर्स करते। हाँ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें 3 प्रपोजल्स इमरान खान ने दी थी। 2 मीटिंग्स हुई थी वैसे, अगस्त और सितंबर। वो 3 प्रपोजल दी थी उन्होंने, लेकिन कादरी साहब जो बात एजिटेट कर रहे हैं, अगर वो सियासत में होते तो वो इम्पोज कर देते ना, कोई चीज एनफोर्स कर देते। हो गया जी, नहीं तो करें जी, दैट्स ऑल ना, बाकी भी तो काम करवा लेते। दूसरी तरफ ये उन्होंने जिनको इम्पोज करना था 16 महीने के लिए पिछली एस्टेब्लिशमेंट इनको इम्पोज कर दी। मैंने पिछले साल सितंबर में ये खबर ब्रेक की थी कि 2 मीटिंगें हुई हैं और लंबी चौड़ी मीटिंगें हुई हैं, और वो सुप्रीम कमांडर जो आइन में लिखा हुआ है वो मिन्नत तरला कर रहा है कि मेरे चेयरमैन से मिल लो, खुदा का वास्ता है, कोई माफी तलाफी करा लो। उसके बाद जनरल बाजवा भुगत रहे हैं ना उन मीटिंग्स को कि आपके इदारे ने फैसला किया और आप जाती तौर पे एक्सटेंशन के लालच में आ गए, मर गए ना, फंस गए ना। फिर क्या हुआ? धमकियां लगाई मार्शल्लाह की, कुछ ना कर सके, आपके हाथ से गेम निकल गया। आपने इदारे में बैठ के कई हफ्ते लोगों को, जूनियर ऑफिसर्स को कन्विंस किया कि हमने गलतियां की हैं, और फिर आप गलती करने जा रहे हैं। आपके साथ इदारा नहीं खड़ा हुआ ना फिर? नहीं, यही बात हो गई ना कि मार्शल्लाह की धमकी लगाई। अगर वो लगाते तो जैसे उन्होंने खुद कहा था, आपको याद है ना, आप नहीं थे मेरे ख्याल, आप थे, कि जी वो काला जो बैग है ना वो हमेशा तैयार रहता है। इट मीन्स के ही अवॉइडेड, ही शोड अ रेस्ट्रेंट। उन्होंने मार्शल्लाह नहीं लगाया। जब कोई लगाने आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उनके इदारे में जितनी मेहनत करके उन्होंने सियासत से पीछे हटने की बात कही, समझाई, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उनके साथ नहीं लगाना था, पाकिस्तान में आप ऑप्शन की बात। साहब एक मिनट, यहाँ कोई नहीं, एक मिनट, जिस स्टेटमेंट को धमकी का रंग दिया गया, आप भी उस जगह मौजूद थे। वो लाइटर मूड था, वो धमकी नहीं थी राणा साहब, वो उन्होंने ये बात की थी, हंसते हुए कहा था, और एग्जैक्टली क्या मिसकोट किया गया था, गलत रंग दिया गया था। मसला ये कि जब चला जाता है कोई सबके लिए बुरा हो। जब ये बाजवा साहब थे तो वो कौम का बाप था पीटीआई के लिए, जब ये बाजवा साहब थे उनको एक्सटेंशन दी जा रही थी तो वो नून लीग के लिए भी मोहतरम थे। अब वो चले गए तो वो सबसे बुरे हो गए। हर कोई उठता है उन पे तनकीद करता है,
है अगर हमने इखलाकी मीर जाफी और मीर सादक तो यही मैं कह रहा हूँ ना, उस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त करते ना सारे जिस वक्त वो थे। अब जो है उनके जाने के बाद अभी हम ये याद आ रहे, मेरे ख्याल में आगे बढ़ने का टाइम है। सियासतदानों को इंपॉर्टेंट किरदार अदा करना पड़ेगा। मियां साहब बड़े सियासतदान है, जरदारी साहब, और जो पीटीआई है वो भी एक हकीकत है। इस हकीकत के सामने रखते हुए हमने चीजों को आगे लेके जाना है, नहीं तो यही बहस चलती रहेगी आज से 2 साल बाद। मेरे ख्याल ये लड़ाई जो है इसका फायदा भी कोई नहीं है कि ये लड़ रही है एस्टैब्लिशमेंट से, इधर से नून लीग ने एक स्टार्ट कर दिया हुआ है, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट कर दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दिया, किसी और को दिया जा रहा है। इससे मसला हल नहीं होगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात। बेस्ट वे ये है कि सारे लोग इकट्ठे बैठ के एक फैसला कर लें और उसके बाद आगे चलें। क्यों जी प्रेस साहब? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। और माजी में भी जब भी मुल्क फंसा है कहीं ना कहीं, मसलन जो एक पार्लियामेंट का फोरम है, हम कहते हैं ज्वाइंट सेशन बुला लें। जब क्राइसिस यमन का था हमने ज्वाइंट सेशन बुलाया, जब सलाला पे अटैक हुआ ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। तो एक जो कलेक्टिव विजडम होती है, पार्लियामेंट को नलिफाई किया जाता है, मिटिगेट किया जाता है, उसको बेलिटल किया जाता है रादर के पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब भी 16 दिसंबर का जो सानिया पेशावर में हुआ, फिर भी तो पार्लियामेंट ने डिसीजन लिए थे। तो कलेक्टिव विजडम जो है वो वही मसलों का हल निकालती है। और उससे बढ़कर जो हमने फुल कोर्ट जो ओपन समाअत थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। हम आइन की सुप्रीमेसी की बात करते रहे, लोगों को बताते रहे कि आइन क्या होता है, किस तरह से आइन के तहत फैसले लिए जाते हैं। ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही होता है। लेकिन ये है कि बस वो हमारे इंटरवेंशन आ जाती हैं, दरमियान में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो फुल कोर्ट के हवाले से थोड़ी सी तिश्नगी रहेगी, वो वकला को बोलने नहीं दिया गया। लग रहा था कि जज साहिबान जो असल में तिश्नगी उनकी है कि जिनको ये पता नहीं है कि कोर्ट्स में माहौल हमेशा ऐसे होता है। हमारी आदत ये बना हम ख्याल चीज को देखते हैं, एक ही जैसे उस दिन पता चल गया होता ही नहीं था। यहाँ कहानी बनी थी कि मेरा बेंच मेरा पूरी दुनिया में पिटीशन ले आओ, हम बैठे हैं। ओल्ड बेबी से लोगों ने देखा 4 साल बाद, पूरी दुनिया में केस पता नहीं है, केस आर्ग्यू करते हैं। ओल्ड बेली से लेके आलमी अदालतें इंसाफ तक मैंने मुकदमात देखे। आधा घंटा वकील बोलता रहता है। बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट के जज दुनिया में चले जाएंगे। जितने सवाल ख्वाजा तारिक रहीम से पूछे गए एक का भी जवाब नहीं दिया। ये वो वकील हैं जिनको जवाब भी पहले बताए जाते हैं, पिटीशन भी दी जाती है। ऐसा वकील है, देखिए हमें जवाब नहीं आता। ये जो कहते रहे जस्टिस, उसमें जो टोटल अगर टोटल किसी ने पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर किसी ने बात की, जस्टिस आयशा मलिक और मुनीब अख्तर साहब ने वो सवालात किए, बंदे ने बड़ा क्वेश्चन मार दिया। मेरा ख्याल है जस्टिस आयशा मलिक को उनके ऊपर वो जो चौधरी है, मतलब ये बड़ा अच्छा हुआ है कि हमने देख लिया कि कौन सा जज यहाँ पे सियासी बयान दे रहा था और कौन सा जज जो है पॉइंट ऑफ लॉ उठा रहा है। फुल कोर्ट के ऊपर कौन सा आएगा ये वैसे ये बता दें कि ये पॉइंट ऑफ लॉ है। आपने सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।